जी आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं, विनीत जी जवाब देना चाहते हैं। अच्छा, चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते हैं मोदी का और कहते हैं कि जब जब मुश्किल की घड़ी होगी मैं तो हमेशा हनुमान की तरह साथ में रहूंगा, और इस तरह की आप कई बातें इससे पहले भी होती रही हैं। लेकिन पर्याप्त सीटें चिराग पासवान भी चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, फिर तो उस वाली मुद्रा में होना चाहिए था ना कि जितनी मिले उतनी ठीक, हम तो जैसे तैसे सब मोदी के साथ में है, एनडीए के साथ में है, पर डिमांड यहां भी है। रचना जी, आपके सवाल पे आते हैं। पहले जो श्याम भाई बोल रहे थे अपनी पार्टी के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, यही इनके सुप्रीमो हैं कि अंबेडकर के फोटो को अपने पैर के पास रखते हैं। ये वही पार्टी है जो गरीब गुरबों का जमीन जो है हड़प लेती है नौकरियों के लिए, जो जानवरों का चारा खा जाती है, और इनके सुप्रीमो 5 केसेस में सजाए याफ्ता है। तेजस्वी यादव पूरा परिवार बेल पे बाहर है। तो राजद अगर ये बात कहता है कि हम आइडियोलॉजी पे चलते हैं, हम वैचारिक पार्टी हैं, तब तो थोड़ा बड़ा हास्यास्पद लगता है। क्या है रचना जी, सीधी सी बात है, और लुबे लुबाब यही है कि लोकतंत्र में बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, वो पार्टियों की हराती है, कोई पार्टी किसी घटक दल को नहीं हराता है। अगर चिराग पासवान या जितना मांझी ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप को माप के बात कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रेंथ और हमारा वीकनेसेस क्या है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि राजद जैसी पार्टियां और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो कि बिहार को जंगल राज में ले रखा था 15 साल के लिए, दोबारा नहीं है क्या? आप एक केस बता दें रचना जी की जहां पे क्राइम कभी हुआ है। अरे बाप, जब से देखिए हमारे नेता, नहीं सुनिए रचना जी पूरी बात कर लें दीजिए। नहीं आप कैसे कह रहे हैं एक भी केस बता दें? आप भूल गए क्या? मतलब अभी पिछले दिनों कितने तो क्रिमिनल केसेस सामने आए, हम तो रात दिन यही पूछ रहे थे कि आप लोग कहते थे कि आरजेडी के टाइम पर जंगल राज था, 15 दिन के अंदर 50 से ज्यादा मर्डर हो गए बिहार में, आप कह रहे हैं जंगल राज था अब नहीं है, ये कैसी बात हुई? रचना जी तो 30 सेकंड, I will just answer every question. 30 सेकंड नहीं, 60 सेकंड जवाब तो दीजिए। जब जंगल राज था अब क्या है? जी हमने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने सरकार पे ये बात उठाई थी कि हमारा कानून विधि व्यवस्था जो है थोड़ा लचर हो गया है, उसके बाद से सरकार ने उस पर और कड़ी कार्रवाई की। और आप देख लीजिए कि विगत 15 दिनों में कोई भी घटना नहीं घट रही है, और बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है जो कि राजद में होता था। राजद में एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री निवास में बैठ के निगोशिएशन होता था रैंसम के लिए, वो यहाँ पे नहीं है। जो भी इक्के दुक्के चीजें हैं उन पे भी हमने कंट्रोल का पा लिया है। इसके अलावा विकास की बात कर लीजिए, आप एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, आप आईआईटीज की बात कर लीजिए, आईएम्स की बात कर लीजिए, आप जो तेजस्वी यादव जी रील बना रहे हैं और राहुल गांधी जी बुलेट पे चल रहे हैं, यही बिहार की चमचमाती सड़क है जिसको कि एनडीए ने बनाया है। इसलिए रचना जी कहा जा रहा है कि बिहार जो है मुद्दों की बात करता है, विकास की बात करता है, और ये लोग विकास से कोसों दूर है। ठीक है, अब आपने जवाब दे दिया, मैं पूछ लूं आपसे, या फिर मुझे लगता है आलोक जी से पूछना चाहिए। जब विकास की बात होती है तो बिहार के और देश के लोग पूछते हैं कि पुल एक के बाद एक क्यों भरभरा जाते हैं। तब लोग पूछते हैं आज तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पक्की सड़क तक नहीं पहुंची, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है, हर बार बाढ़ बारिश में बिहार का क्या हाल होता है ये सब जानते हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लोग क्यों यहाँ से पलायन करते हैं ये सब जानते हैं, जंगल राज है, आपराधिक घटनाएं थमती नहीं रुकती नहीं ये सब जानते हैं, कच्ची शराब पीकर बिहार में मरने वालों का आंकड़ा हर साल सामने आता है। इस पर कौन जवाब देगा? विनीत जी और आलोक जी दोनों से मैं बारी बारी करके पूछूंगी। विनीत जी आप चूंकि बोलना चाह रहे हैं, पहले आप ही बोल रहे हैं। रचना जी आप ये बात जान लीजिए कि बिहार में 3500 पुल है, उसमें से मात्र 19 पुल गिरा है, और एक बिहार पहला राज्य है जो कि ब्रिज ऑडिटिंग कमेटी बनाया है पूरे देश में। ये कितना अजीब सा जवाब आपका है, इतने पुल हैं, इतने सिर्फ इतने गिरे हैं। रचना जी सुनिए ना, पुल जब पुराने होंगे तो गिरेंगे ही ना, पर उसके रख रखाव के लिए कमेटी बनी है। ऐसा कोई भी स्टेट बताइए जहां बना है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हुए, गिरने चाहिए। रचना जी बिल्कुल नहीं गिरने चाहिए, इसे तो हमने कमेटी बनाया है। जहां तक आपने बात और अगर सालों पुराने हैं भी तो उस तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी। रचना जी मैं उसी बात पे आ रहा हूं, कमेटी क्यों बनाई जाती है? उसके रख रखाव के लिए। अब एक बात है, आपने बाढ़ की बात कही है, क्या हिमाचल प्रदेश में बाढ़ नहीं आया है? वहां पे किसकी सरकार है? तो आप ये जो आइडेंटिफाई कर रही है ना कि बिहार में क्यों लाता है, आपने कहा कच्ची शराब की बात, हम बिल्कुल मानते हैं कि लोग मरते हैं, लेकिन क्या तमिलनाडु में होता है, केरला में होता है, उस पर आप बात नहीं करेंगी। बिहार को ऐसे आप लोग पिजन होल मत कीजिए, अकेले मत डालिए। बिहार में चीजें सोचिए कि बेड़ियां आप मुझे बताएंगे कि मैं हिमाचल पे मैं या फिर तमिलनाडु पर मैं आपसे सवाल पूछूं। अभी बिहार का चूंकि टॉपिक है, बिहार से जुड़े हुए गेस्ट मेरे साथ में हैं, बिहार ही लाइमलाइट में है, बिहार में इलेक्शन है, बिहार पर ही पूछा जाएगा ना। ऐसे तो देश भर के कई राज्य हैं ना विनीत जी, अलग अलग, फिर मैं वो सारे बिल्कुल बिहार के बारे में पूछिए, बिल्कुल बिहार के बारे में पूछिए रचना जी। और प्राकृतिक आपदा का मतलब समझते हैं बादल फट गया, लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ बारिश हो गई, ये हर जगह हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है,
राजस्थान में भी हुआ है, यूपी के कई इलाकों में हुआ है, बिहार में हो रहा है, मतलब कहां रोक लेंगे? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हर जगह हो रहा है। लेकिन फिर जवाबदेही बनती है कि सत्ता किसकी है, कौन सरकार में है, कितनी हेल्प लोगों तक पहुंचाई गई, लोगों को फिर से बसाने में क्या हेल्प की गई, यही होता है ना। रचना जी, आप एक बार बताइए कि बिहार सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो जो बाढ़ से पीड़ित है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहां पे अगर राहत नहीं पहुंचाया जा रहा है तो हर चीज किया जा रहा है। और इसके बाद भी आपने कहा था कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, आपको मालूम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा पलायन आपका केरला और हिमाचल प्रदेश में है। बिहार में मात्र जो 3.9% का अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि मैं हिमाचल प्रदेश इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि वहां पे दूसरे की सरकार है, इसलिए आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो वहां पे तेलंगाना में और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आपने पलायन की बात कही, पलायन मैंने आपको आंकड़ा आपको दे दिया है। नीति आयोग की बात करेंगे, 13.5 से बिहार जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, उसकी भी तो बात कीजिए ना रचना जी। ये भी तो बात कीजिए ना कि बिहार में कितने इन्वेस्टमेंट आते हैं, बिहार में कितना पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, 23,000 से 77,000 करोड़ हो गया है। हाँ। ये तो बताइए ना। ठीक है, रंजीत जी आपकी बात का जवाब देंगे। देखिए, विनीत जी कंफ्यूज्ड है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो मात्र कह रहे हैं कि 19 पुल ही तो गिरा है और इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि एक कमेटी बना दी, फिर आप इनको कैसे कह रहे हैं? अरे भाई, कुछ महीनों पहले शिलान्यास होता है और कुछ महीनों बाद वो पुल बह जाता है और विनीत जी को उसमें कोई परेशानी नहीं लग रही है और उन्हें लगता है उस पर कमेटी बना देना ही सरकार का सबसे बड़ा काम है। तो इनकी कार्य प्रणाली तो आप इससे समझ सकते हैं। दूसरी बात रचना जी, कि कुछ ही दिन पहले चिराग पासवान जी का बयान बार बार आप लोग दिखा रही थी, जिसमें वो कहते थे कि बहुत दुख है इस बात का उनको कि इस एनडीए सरकार को उनका समर्थन है क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और विनीत जी उसको भी अभी डिनाई कर रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से बेरोजगारी की परिस्थिति है बिहार में, पलायन की स्थिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य को जैसे इन लोगों ने बदहाल कर दिया है, विशेष राज्य के दर्जा पर ऊपर से नीचे तक सब लोग झूठ बोलते रहे, तो बिहार की जनता इन मुद्दों पर इन लोगों से सवाल पूछती है। बिहार की जनता ये भी तो पूछेगी ना रंजीत जी, बिहार की जनता ये भी पूछेगी मौजूदा सरकार में तो ये सब खामियां हो गई, लेकिन इससे पहले की सरकारों में सब कुछ ठीक था क्या? जब आप लोग सत्ता में थे तब सब कुछ ठीक था क्या? ठीक तो कभी होता नहीं ना बिहार के लोगों के लिए। रचना जी, 20 वर्षों से इनकी सरकार है और 11 वर्षों से इनके हिसाब से डबल इंजन की सरकार है। आखिर बिहार में एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा पाएंगे? कौन सा विपक्षी दल इनको रोक रहा था कि बिहार में एक भी उद्योग न लगाए? 20 वर्षों से आप शासन में हैं और आज भी बेरोजगारी और पलायन के लिए क्या आप विपक्ष को जिम्मेवार ठहराएंगे? तो देखिए, 20 वर्ष का हिसाब तो इनको देना